नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिया टून्स के इस पावन मंच पर। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान शिव के चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पुण्य की बजाय पाप का कारण बनती है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो जिंदगी की सांझ में अपने अकेलेपन और अपने अतीत के बोझ के साथ जी रहा है। जीवन की भाग दौड़ में उसने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो उसने ताउम्र अपने सीने में दफन किए। यह कहानी उसी संघर्ष, त्याग और रहस्य की है जो किसी भी माता पिता के जीवन का अनकहा पहलू हो सकता है। यह कहानी न केवल एक व्यक्ति की है, बल्कि हर उस माता पिता की है जिसने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने सपनों, तकलीफों और राजों को कुर्बान कर दिया। गांव के सुदूर छोर पर एक पुराना कच्चा पक्का सा मकान था। दीवारों की मिट्टी दरक चुकी थी, छत की लकड़ियां बारिशों से कमजोर हो चली थीं और आंगन में अब सिर्फ सूखे पत्ते ही बचे थे। यही था हरिराम का आशियाना। अब ये घर नहीं, एक खाली खोल बन चुका था जिसमें सन्नाटा गूंजता था। लेकिन हरिराम के लिए ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये उसकी जिंदगी का कैदखाना भी थी और साक्षी भी। हरिराम की उम्र अब 75 के पार हो चुकी थी। सफेद झक बाल, कांपते हाथ और धुंधलाती आंखें। हर सुबह वो अपनी लाठी के सहारे आंगन में निकलता, तुलसी के गमले के पास बैठकर सूरज को देखता और घंटों तक कुछ न बोलता, बस देखता रहता, मानो उसकी आंखों में कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उसने खो दिया हो या शायद जानबूझकर छोड़ दिया हो। गांव के बच्चे उसे हरि काका कहकर बुलाते थे। कुछ डरते भी थे, क्योंकि उनकी माएं अक्सर उन्हें डांटते हुए कहती, शैतानी करोगे तो हरि काका के घर भेज दूंगी। पर असल में हरि काका ने कभी किसी बच्चे पर हाथ तक नहीं उठाया था। वो बस चुपचाप सब देखता रहता। एक दिन की बात है, अप्रैल की तपती दोपहर थी। पेड़ भी जैसे झुलस रहे थे। गांव के स्कूल से लौटते हुए छोटू नाम का एक लड़का हरिका के आंगन से गेंद उठा रहा था कि उसकी नजर भीतर कमरे में रखी पुरानी संदूक पर पड़ी, धूल से ढकी हुई, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। छोटू ने पूछा, काका इसमें क्या है? हरिराम कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसमें मेरी जिंदगी बंद है बेटा। ऐसी बातें जो अगर किसी ने जान ली तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। छोटू को कुछ समझ नहीं आया। वो गेंद लेकर भाग गया, पर हरिराम वहीं बैठा रहा। उस रात उसने वर्षों बाद वो संदूक खोली। पुराने खत, कुछ तस्वीरें, एक टूटी हुई चूड़ी और एक लाल रिबन। सब कुछ वही था जैसा उसने छोड़ा था। उसने धीरे से एक तस्वीर उठाई, एक औरत की मुस्कुराती हुई तस्वीर। आंखों में एक चमक थी, वो मुस्कान जो शायद अब हरिराम को भी भूल चुकी थी। कमला, उसने बुदबुदाते हुए कहा। वो नाम जैसे हवाओं में घुल गया। कमला उसकी पत्नी थी या शायद सिर्फ एक सपना। बहुत कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था, यहां तक कि उसके अपने बेटों को भी नहीं। बेटों की बात करें तो दो थे, राजू और सुरेश। दोनों शहर में बस गए थे, अपनी अपनी दुनिया में मस्त। हर महीने कुछ पैसे भेज देते थे, लेकिन आकर हालचाल पूछने की फुर्सत किसी को नहीं थी। हरिराम के मन में एक टीस उठी, क्या यही है वो सुकून जिसकी मैंने कल्पना की थी? शायद सुकून वो चीज नहीं जो उम्र के साथ मिलती है, बल्कि वो होता है जो इंसान अपने अंदर पालता है। और हरिराम के अंदर अब सिर्फ पछतावा, तन्हाई और 3 राज थे। रात गहराने लगी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद नहीं थी। वो उठकर बरामदे में आ गया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, पर उसे तो बस अपने अतीत के धुंधले चेहरे दिख रहे थे। अगर मैंने तब वो फैसला न लिया होता, उसने खुद से कहा, फिर चुप हो गया। हरिराम ने धीरे से तस्वीर को वापस संदूक में रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, या तो उम्र की वजह से या फिर उन यादों की वजह से जो हर रात उसकी नींद छीन लेती थीं। उसने संदूक बंद किया और पास रखे एक पुराने रेडियो को चलाने की कोशिश की, मगर वह भी अब शायद रिटायर हो चुका था, जैसे उसका मालिक। बरामदे में खाट पर बैठा वो आसमान की ओर देख रहा था। तारे उसे हमेशा अपनी पत्नी कमला की आंखों की तरह लगते थे, साफ, चमकते हुए और सच्चाई से भरे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अब तो तारे भी दूर लगते थे, उतने ही दूर जितने उसके बेटे हो चुके थे। हरिराम को गांव के डाकिये रमेश ने आवाज दी, काका एक चिट्ठी आई है आपके नाम। हरिराम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अब कौन लिखता है चिट्ठी?
उसके पास तो अब सबने फोन नंबर ले रखा है, हालांकि कॉल शायद ही कभी आता हो। किसने भेजी है? हरिराम ने पूछा। रमेश ने लिफाफे पर नजर डाली। किसी अनामिका के नाम से है, भेजने वाला पता भी नहीं लिखा। हरिराम ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और ध्यान से लिफाफा देखा। कागज पुराना नहीं था, ताजा था, पर उस पर लिखावट में एक अजीब किस्म की बेचैनी थी। वो लिखावट कहीं देखी हुई सी लगी। वो चिट्ठी लेकर भीतर चला गया, दरवाजा बंद किया और खिड़की से पर्दा खींच दिया। फिर धीमे धीमे उस चिट्ठी को खोला। हरिराम, बहुत वक्त बीत गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम्हें फिर से लिखने की हिम्मत जुटा पाऊंगी, पर अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि तुम्हें जानना जरूरी हो गया है, तुमसे कहना जरूरी हो गया है। तुम्हारे 3 फैसले, तुम्हारे 3 राज, क्या अब भी तुम उन्हें सीने से लगाए बैठे हो? क्या अब भी तुमने उन्हें अपने बेटों से छुपा रखा है? एक बार, सिर्फ एक बार फिर से सोचो, और अगर हिम्मत हो तो उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना जहां तुमने वादा किया था। कुछ भी हो जाए, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। अनामिका। हरिराम की आंखें खुली की खुली रह गईं। कागज उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। अनामिका, उसने बुदबुदाया। ये नाम वो जिंदगी के एक हिस्से में बंद कर चुका था, ऐसा हिस्सा जिसे उसने कभी खुलने नहीं दिया था। तमला के बाद नहीं, तमला से पहले एक जमाना था जब अनामिका ही उसकी दुनिया थी। अब अतीत की परछाइयां लौट रही थीं। हरिराम के दिमाग में सब घूमने लगा। 40 साल पहले की बात है। गांव की मेले में पहली बार अनामिका से उसकी मुलाकात हुई थी। वो शहर से आई थी, गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ महीनों के लिए। लंबी चोटी, बड़ी आंखें और तेज दिमाग। वो हरिराम के विपरीत थी, गंभीर, शांत और हमेशा सोच में डूबी रहने वाली। जबकि हरिराम तब जवान था, नटखट और जिंदा दिल। वो दोस्ती कब प्यार में बदली, किसी को पता नहीं चला। अनामिका गांव के लिए अजनबी थी और हरिराम गांव का लड़का। रिश्ते की कोई मंजूरी नहीं थी, पर फिर भी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, भले ही दुनिया कुछ भी कहे, वो एक होंगे। लेकिन वक्त ने उनका इम्तिहान लिया। एक रात अचानक अनामिका चली गई, बिना कुछ बताए, और उसके कुछ महीने बाद कमला की शादी हरिराम से तय कर दी गई। वो दिन हरिराम ने अपनी आत्मा को टुकड़ों में टूटते हुए देखा था। अब इतने वर्षों बाद वही अनामिका, क्या अब भी कहीं वो उसका इंतजार कर रही है, या सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहती है? हरिराम का मन उलझने लगा। एक ओर उसके बेटे थे जिनसे उसका रिश्ता नाम भर का ही रह गया था, दूसरी ओर एक अधूरा अतीत जो अब फिर से दस्तक दे रहा था। गांव में चर्चा फैल गई थी। सुना है हरिराम काका को चिट्ठी आई है किसी औरत की, कहीं पहली वाली मोहब्बत तो नहीं। हाय राम, इस उम्र में भी चिट्ठियां। गांव के लोग कुछ ज्यादा ही जानने की कोशिश करते थे, पर हरिराम ने किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात उसने संदूक से एक और चीज निकाली, एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा। उसमें कुछ पुराने सिक्के, 2 माला के मन के और एक कागज का पुर्जा था। उस पुर्जे पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो खोया था वो आज भी वही है, बस देखने की हिम्मत चाहिए। हरिराम ने वो पुर्जा अनामिका को ही सौंपा था जब वो आखिरी बार उससे मिला था। ये कैसे संभव है कि वो उसे इतने साल बाद लौटा रही है? अगले दिन हरिराम ने तय कर लिया था, वो जाएगा उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जहां एक बार वादा किया गया था। उसने अपना लाठी उठाई, एक छोटा झोला लिया, उसमें अनामिका की चिट्ठी, संदूक की चाबी और कुछ जरूरी चीजें रखी। गांव के लोग देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ मुस्कुराते हुए। छोटू फिर उसके पास आया। काका, कहाँ जा रहे हो? हरिराम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, एक पुराना वादा निभाने। रास्ते में हरिराम के पैर भारी हो रहे थे, लेकिन उसका मन हल्का लग रहा था। वो रास्ता जो कभी जवानी में भागते हुए तय किया था, आज कांपते कदमों से चल रहा था। लेकिन वो जगह आज भी वैसी ही थी। पुराना पीपल, उसके नीचे टूटी बेंच और आसपास बिखरी यादें। वहां कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बंधे हुए, आंखों में वर्षों का इंतजार और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। अनामिका। हरिराम की सांसें जैसे थम गईं, इतने सालों बाद, और वो भी उसी जगह, उसी वादे के साथ। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। अनामिका मुस्कुराई। मैं जानती थी तुम आओगे। हरिराम की आंखें भीग गईं। अनामिका और हरिराम पीपल के पेड़ के नीचे आमने सामने खड़े थे। वक्त जैसे रुक गया था, न हवा चल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। उस पल में सिर्फ 2 लोग थे, एक अधूरी कहानी के किरदार। तुम अब भी वैसी ही हो, हरिराम ने धीमे स्वर में कहा।
अनामिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। और तुम अब भी वैसा ही बोलते हो, मगर तुम्हारी आंखें वो अब वैसी नहीं रही। हरिराम ने नजरें फेर ली। आंखें भी क्या करती, जो देखा वो भूला नहीं जा सकता। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उसने कहा, पर तुम्हें देखकर दुख हुआ। अनामिका का जवाब तीखा था, लेकिन उसमें शिकायत कम, चिंता ज्यादा थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अनामिका ने पूछा, अब अकेले रहते हो? हरिराम ने सिर हिलाया। हाँ, बेटों ने अपना अपना घर बसा लिया। मैं उनके लिए अब बस एक नाम हूं। हर महीने पैसे भेज देते हैं, कभी कभी फोन भी कर लेते हैं। और तुम्हारा दिल? अनामिका की नजरें सीधी उसकी आंखों में थीं। वो तो वहीं रुक गया था। जब तुम चली गई थी, अनामिका का चेहरा थम गया। उसने नजरें झुका लीं। मैं नहीं गई थी हरि, मुझे जाना पड़ा था। हरिराम की आंखों में गुस्से और दर्द की एक हल्की परत उभरी। तब क्यों नहीं बताया? एक चिट्ठी, एक शब्द, कुछ तो कह देती। मुझे लगा तुम समझोगे। मैं कुछ नहीं समझा अनामिका। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि तुम क्यों चली गई। अनामिका की आंखें भर आईं। हरि, तुम्हें याद है ना, उस रात क्या हुआ था? हरिराम चौंका। कौन सी रात? वही रात जब गांव में आग लगी थी। हरिराम की सांसें रुक सी गईं। उस रात की स्मृति अब तक धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसका दर्द वैसा ही ताजा था। गांव के एक छोर पर आग लग गई थी। अनामिका वहीं पास में अपने मामा के घर में रहती थी। किसी ने बताया था कि आग वहां तक पहुंच गई थी। हरिराम उसी वक्त दौड़ा था, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था और अनामिका गायब थी। तुम उस रात कहाँ गई थी? हरिराम ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वहां से निकली थी, लेकिन मामा ने मुझे जबरन शहर भेज दिया। उन्हें डर था कि गांव की बदनामी मुझे भी निगल जाएगी, और मैंने सोचा तुम मारी गई हो। अनामिका ने उसके हाथ को थाम लिया। तुम्हारे बिना जिंदा रहना आसान नहीं था हरि, लेकिन तब मैंने जाना कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, कभी कभी उसे जहर भी पीना पड़ता है। तो अब क्यों लौटी हो? हरिराम ने पूछा। अनामिका ने लंबी सांस ली। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। डॉक्टर ने कहा है कुछ महीनों का ही वक्त है। हरिराम का दिल जैसे टूट गया। वो कुछ कह नहीं पाया। मैं मरने से नहीं डरती हरि, पर एक अधूरी कहानी के साथ मरना, वो बोझ बहुत भारी है। हरिराम की आंखें भीग गईं। तो चलो अधूरी कहानी को पूरा करें। हरिराम और अनामिका जब गांव लौटे तो पूरा गांव हैरान रह गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कौन है ये औरत? हरि काका की पहली प्रेमिका होगी। अब क्या होगा? हरिराम ने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपने आंगन के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी, जहां अनामिका आराम से रह सके। शुरुआत में गांव की औरतें ताना मारती थीं, लेकिन धीरे धीरे अनामिका की सरलता और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, बूढ़ियों को तेल लगाती और खुद अपने हाथों से तुलसी को पानी देती। छोटू ने एक दिन पूछा, काका, ये आंटी आपकी बीवी हैं? हरिराम मुस्कुराया। बेटा, ये मेरे दिल की कहानी है। एक दिन हरिराम के दोनों बेटे राजू और सुरेश गांव आए। किसी रिश्तेदार ने खबर दे दी थी कि बुढ़ा किसी औरत को साथ रखे हुए है। राजू ने आते ही पूछा, बाबा ये सब क्या है? ये औरत कौन है? हरिराम चुप रहा। सुरेश ने ताना मारा, आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में इस तरह की हरकतें? हरिराम की आंखों में अब कोई भय नहीं था। वर्षों का मौन जैसे आज बोलने को तैयार था। शर्म आती है? पर तुम पर? इसलिए नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, बल्कि इसलिए नहीं तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूं, अकेला क्यों हूं, क्या सोचता हूं। राजू चुप हो गया। सुरेश ने कहा, हमने कभी रोका नहीं आपको, पर ये तो हद है। हरिराम ने उनकी ओर देखा। तुम्हें लगता है ये हद है? फिर एक दिन मेरे 3 राज जानकर तुम शायद मुझे ही नहीं, खुद को भी पहचानना छोड़ दोगे। दोनों बेटे चुप हो गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पिता के जीवन में ऐसे भी भूचाल दबे थे। कुछ ही दिनों में अनामिका की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। वो अब ज्यादातर खाट पर ही पड़ी रहती। हरिराम उसकी सेवा करता, बालों में तेल लगाता, खाना बनाता। गांव की औरतें अब मदद करने लगी थीं। एक रात अनामिका ने हरिराम का हाथ थामकर कहा, हरि, तुमने मेरी हर बात सुनी, हर सवाल का जवाब दिया। अब क्या तुम मुझे एक वादा कर सकते हो? बोलो, जब मैं नहीं रहूंगी तब भी इन 3 राजों को यूं ही छुपाकर मत रखना। सच कभी मरता नहीं हरि, उसे उजागर होना ही चाहिए। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें झुक गईं। अब हरिराम अकेला नहीं था, पर फिर भी भीतर से वह उतना ही खाली था। उसका अतीत अब धीरे धीरे वर्तमान में घुल रहा था। उसने घर के एक कमरे को फिर से खोला, जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था।
उस कमरे में धूल भरी तस्वीरें थीं, पुराने खिलौने, टूटी हुई कुर्सी और एक डायरी। उसने वह डायरी खोलनी शुरू की। पहला पन्ना, 27 जुलाई 1982। आज मैंने अपना पहला राज अपने सीने में दफन किया। कमला ने कुछ नहीं पूछा। शायद उसने मेरी आंखें पढ़ ली। हरिराम का दिल धड़क उठा। वो डायरी हरिराम के अतीत का वो दरवाजा थी जिसे उसने कभी खुद भी पूरी तरह नहीं खोला था। हरिराम की पत्नी कमला एक समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। वह जानती थी कि हरिराम के हृदय में अनामिका की स्मृतियां जीवित थीं। एक रात जब चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी, कमला ने धीरे से कहा, हरि, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन कहीं और है। मैं तुम्हें बंधन में नहीं रखना चाहती। यदि तुम अनामिका को खोजने जाना चाहते हो तो जाओ। हरिराम ने आश्चर्य से कमला की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और त्याग झलक रहा था। लेकिन समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण हरिराम ने अपने मन को समझा लिया और कमला के साथ रहने का निर्णय लिया। कमला का यह त्याग और समझदारी हरिराम के लिए पहला राज बन गया, जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। दूसरा राज, पिता की कठोरता। 15 अगस्त 1983। पिता ने आज फिर मुझे याद दिलाया कि भावनाएं कमजोर बनाती हैं। उन्होंने कहा, हरिराम, पुरुष को पत्थर दिल होना चाहिए। हरिराम के पिता एक सख्त और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे मानते थे कि पुरुष को अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहिए। जब अनामिका के जाने के बाद हरिराम उदास रहता तो उसके पिता उसे डांटते, कमजोर मत बनो, पुरुष रोते नहीं हैं। इस कठोरता के कारण हरिराम ने अपनी भावनाओं को भीतर ही दबाना सीख लिया। वह बाहर से कठोर दिखता, लेकिन भीतर से टूट चुका था। यह दूसरा राज था जो उसने दुनिया से छुपाया। तीसरा राज, अनामिका की चिट्ठी। 2 अक्टूबर 1984। आज अनामिका की चिट्ठी मिली। उसने लिखा है कि वह सुरक्षित है लेकिन लौट नहीं सकती। मैंने चिट्ठी जला दी। कमला को नहीं बताया। एक दिन डाकिये ने एक चिट्ठी दी जिस पर अनामिका का नाम था। उसमें लिखा था कि वह जीवित है लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह वापस नहीं आ सकती। हरिराम के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि यदि कमला को पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। इसलिए उसने चिट्ठी जला दी और यह राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया। समय के साथ अनामिका की सेहत और बिगड़ती गई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरे रंगों से भर गया था, अनामिका ने हरिराम का हाथ थामा। हरि, मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं खुश हूं कि हमने अपनी अधूरी कहानी को पूरा किया। अब मेरे जाने के बाद तुम अपने बेटों से अपने राज साझा करना, उन्हें समझाना कि जीवन में प्रेम, त्याग और समझदारी का क्या महत्व है। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनामिका को गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में जीवित रहोगी। कुछ दिनों बाद अनामिका ने अंतिम सांस ली। गांव ने उसे सम्मान के साथ विदा किया। उसके जाने के बाद हरिराम ने अपने बेटों राजू और सुरेश को बुलाया और उन्हें अपने जीवन के तीनों राज बताए। राजू और सुरेश ने अपने पिता की आंखों में सच्चाई और पश्चाताप देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता ने जीवन में कितना कुछ सहा और छुपाया। उन्होंने अपने पिता को गले लगाया और कहा, बाबा, हमें माफ कर दो। हम आपके दर्द को नहीं समझ पाए। अब हम आपके साथ हैं। हरिराम के जीवन में अब एक नई रोशनी थी। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर अनामिका की स्मृति में गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया, जहां बच्चे आकर पढ़ सकें और सीख सकें। यह पुस्तकालय अनामिका के प्रेम और ज्ञान की प्रतीक बन गया। हरिराम ने महसूस किया कि जीवन में सच्चाई को स्वीकार करना और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने दिल के बोझ को हल्का किया और शांति पाई। उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां कभी अनामिका और हरिराम खड़े थे, अब बच्चे खेलते और हंसते थे। वह स्थान अब प्रेम, त्याग और सच्चाई की कहानी कहता था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। हरिराम ने अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, जीवन की अधूरी कहानियां तब पूरी होती हैं जब हम अपने राजों को स्वीकार करते हैं और सच्चाई के साथ जीते हैं। अनामिका, तुम हमेशा मेरे हृदय में जीवित रहोगी। और इस प्रकार हरिराम की अधूरी कहानी पूर्णता को प्राप्त हुई, प्रेम और सच्चाई के संगम में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं विराम लेती है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस कथा से न सिर्फ आनंद लिया होगा, बल्कि जीवन के लिए कुछ प्रेरणादायक संदेश भी पाया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोचक कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।